हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना रावत एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गो। तो हम अपनी आगे इस प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारे 351 अनुच्छेद में। तो डी आंसर इज राइट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? मुंशी सदासुखलाल प्रेम सागर की है, या ईशा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी है, लल्लू जी लाल सुख सागर, या फिर डी सदल मिक्स प्रेम चिन्नारी? तो एकदम राइट देखना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिएगा जो है ईशा अल्लाह खान, ये है रानी केतकी की कहानी, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाकी ये रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे बी आंसर की ओर। ईशा अल्लाह खान जी की है, उन्होंने कौन सी लिखी थी? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? हमने पढ़े थे महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह काफी तेजी से होता है उसे अल्पप्राण, और जिसमें ज्यादा निष्कासन होता है उसे महाप्राण कहते हैं। तो च है या ट है या फिर ख है या फिर प है? तो हम जाएंगे कौन सा है? ख घ। सी आंसर इज राइट। ठीक है, आपने देखा होगा क ख ग घ अ, तो ये 5 के होते हैं। ठीक है, सीरीज है इसमें क से, तो ये है हमारा महाप्राण में आ जाएगा हमारा ख घ। ठीक है, ये मैंने पीछे भी आपको वीडियो में एक बार हिंदी का टोटल बता रखा है, किस तरीके से महाप्राण है, कौन सा अल्पप्राण है, संघर्ष वर्ण। ठीक है, ये सब मैंने आपके आगे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आ जाता है आपका उपपद तत्पुरुष, नत तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष। ये हमारा आ जाएगा वाचस्पति शब्द में समास जो आ जाएगा हमारा, ये आएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, हमने रस पढ़े हुए हैं, तो करुण रस या शांत रस, वीर रस या अद्भुत रस? तो देखिएगा करुण रस का तो हमारा होता है शोक। ठीक है, और जो वीर रस है उसका हमारा होता है उत्साह, और हमारा जो अद्भुत है, अद्भुत का होता है हमारा विस्मय या आश्चर्य, स्थायी भाव होता है इसका। जो शांत रस है उसका हमारा जाता है सम या निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है। तो हम जाएंगे, हमसे यही पूछा है निर्वेद का किस रस का स्थायी भाव है, तो ये है शांत रस का। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ जाएंगे। द्रत उच्चत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, इस पद में कौन सा अलंकार है? अलंकार के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर। विशेषोक्ति, विभावना, असंगति या विरोधाभास? ये हमारा जाता है असंगति। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य है? तो क्रमवाच्य कौन सा है? वह दिन भर सोता रहा, या लता से पत्र पढ़ा ही नहीं गया, या दिनेश ने अच्छा खेल खेला, या फिर डी मुझसे बोला ही नहीं गया? तो ये कौन सा वाच्य हो जाता है? लता से पत्र पढ़ा ही नहीं गया। इसमें कर्म हो रहा है कैसा? पत्र पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्रमवाच्य। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। ठीक है, 38 क्या कहता है? छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है? गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, या दान के लिए अयोग्य पात्र,
या फिर सी अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना, या फिर डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो देखिएगा ये साफ साफ शो हो रहा है जितेंद्र के सिर में चमेली का तेल। ये हो रहा है हमारा डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। कुविंद का समानार्थी शब्द बताइए। कुविंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा, न तो माली होगा, न दर्जी, न कुम्हार। ये होता है कुविंद को हमें कहा भी जाता है जुलाहा। सी आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे। झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम बताइए। जो हमारा ये राष्ट्रगान है, इसके हमें झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो मोस्टली देखा गया आपने 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाया जाता है स्कूल में। तो ये इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं श्यामलाल पार्षद जी। बी आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो विद्यापति जी ने जो पदावली लिखी हुई है वो किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है हमारी मैथिली भाषा में। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है 42। प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पार्श्वता। उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष पूछा है इन्होंने, वचन दोष, कारक दोष, संधि दोष या प्रत्यय दोष। इसमें कौन सा दोष है? इसमें हमारा प्रत्यय दोष है। ठीक है, डी आंसर इज राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? अलंकार के किसे मानते हैं प्रवर्तक? हम मानते हैं भामह जी को। बी आंसर इज राइट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। ठीक है, अब तक इतने क्वेश्चंस आ गए हैं, मोस्टली 4-5 नंबर से साहित्य से रिलेटेड हो गए हैं। ठीक है ना, ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है आपके सामने, ये 2019 का लिया हुआ है, हिंदी का सेकंड पेपर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसलिए हमें ये क्वेश्चन पेपर लगाते चलना है जिससे हम अपने यूटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम है। तो अतीत के चलचित्र किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी महादेवी वर्मा जी। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उक्त पंक्ति किस वाक्य से उद्धृत की गई है? ये किससे ली गई है? ध्यान से पढ़िएगा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये किससे ली गई है? ये ली गई है हमारे जयतंद्र पद। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए फिर से एक साहित्य का क्वेश्चन आ गया, हिंदी साहित्य का। तो किसे माना है? ये माना है अज्ञे जी को। सी आंसर इज राइट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, तो हम इस पद्यांश को एक नजर देख लेते हैं जरा फटाफट से। ठीक है, तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो है हमारा पद्यांश। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके, ही ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, ओजल माया की चल रेखा। ठीक है, तो ये 4 लाइंस की थी। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली। इस पद में अलंकार देखना है, तो कौन सा अलंकार दिख रहा है? तो हमें नजर आ रहा है ये रूपक अलंकार। ठीक है ना। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली। इस पद में अलंकार है, वो है रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाते हैं। जल माया की चल रेखा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? ये कहा गया है चिंता की पहली रेखा को। ठीक है,
हमें उसमें पद्यांश में दिख रहा है कि ये कहा गया है जल माया की चल रेखा चिंता की पहली रेखा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ जाएंगे। 49 में है जल माया का क्या आशय है। तो जल माया का जो आशय है वो है मायात्मक संसार। इस संसार रूपी का जो माया है उसको, ठीक है, मायात्मक संसार जल माया को कहा गया है। ठीक है, उपयुक्त पद में किस रस की प्रबलता है। जो हमने 4 लाइन्स पढ़ी हैं, तो इसमें कौन सा रस आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है हमें भयानक रस, ठीक है ना, एक डरावना रस दिखाई दे रहा है इसमें। तो वो डरावनी जो चीज है वो भयानक रस को प्रस्तुत कर रही है, ठीक है ना। तो रस, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। रस अलंकार में से मुझे लगता है 4 क्वेश्चंस आ गए हैं। 2 तो रस में से आ गए हैं, 2 अलंकार में से आ गए, तो 4 क्वेश्चन इस तरीके से इसमें भी बन गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गद्यांश। तो देखिए, वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और भूदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव 2 प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं। सामदेव की मनोहारिणी रचनाओं से लेकर सूर तथा मीरा की सरस रचनाओं तक सर्वत परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च भावनाएं तो प्रचुरता से भरी गई, किंतु एक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई है। ठीक है, 51 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से हुई। तो हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है, कहाँ से हुई, पौराणिक साहित्य से हुई है। बी आंसर इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण के व्यापक होने का मूल कारण क्या है। हम जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसका व्यापक होने का मूल कारण क्या है। हमने पैसेज में पढ़ा है कि इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ। बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन है, हमारे साहित्य में लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है। तो क्या कारण है हमारे उसका, आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता, लौकिक पक्ष से अनभिज्ञता, पलायनवादी दृष्टिकोण या फिर बहुमुखी दृष्टिकोण का अभाव। तो हमारा है ये आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता। ए आंसर इज राइट हो जाता है, ठीक है। सारे आंसर जो है हमें पैसेज में ही मिल जाते हैं, बस एक बार हमें पैसेज को ढंग से पढ़ना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ। समग्र रूप से हमारे चारित्रिक विकास हुआ, समाज अकर्मण्य हो गया, या लौकिक जीवन के चरित्र के अभाव में साहित्य एकांगी हो गया, या फिर साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया। तो क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांगी हो गया, ठीक है। ये देखिए सी आंसर इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम है। वाद विवाद प्रतियोगिता व साहित्यिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो यह हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, ठीक है, सबसे उपयुक्त उपागम है ये हमारा अभिव्यक्ति की दक्षता को डेवलप करने का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्या कहता है,
भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो लैंग्वेज टीचिंग का पूछा है। देखिए इसमें अब हमारी ये थोड़ी सी पैडालॉजी स्टार्ट हो रखी है। इसमें छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, ये बात सही है। बी है छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, सिर्फ हम व्याकरण के नियमों को बोध कराएंगे ये तो गलत हो जाएगा भाई। राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जागना, ये बात भी ठीक है, लेकिन सिर्फ सम्मान का भावना नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रख के चलना है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि प्रति सम्मान का भाव जागना। नेक्स्ट है छात्रों को देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाना। अब ये देखिएगा, ये बात में देखिए विभिन्न भागों के लोगों से, एक दूसरे के अलग अलग टाइप्स के जो लोग होते हैं उनसे सिर्फ संपर्क करने के योग्य बनाना, यही है क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य? नहीं। अब ये देखिएगा हमारा कौन कौन सा है, ठीक है, तो हमारा ये जाता है, सबसे पहला क्या था हमारा, छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, तो ये था हमारा। ओके, अब इसके बाद छात्रों को व्याकरण सांस्कृतिक सिर्फ एकता के बारे में ही परिचित कराएंगे, या फिर राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव दिलाएंगे, या फिर छात्रों के देश के विभिन्न भागों के लोगों से संपर्क करने योग्य बनाएंगे। तो हमारा जाता है, ये बात सही जा रही है कि छात्रों को देश के अलग अलग टाइप्स के जो लोग होंगे ना, विभिन्न भागों के लोग होंगे, उनसे संपर्क करने के योग्य बनाएंगे, ठीक है। एकता के भाव भी लाएंगे, ठीक है, ये भी होता है, और हम एक दूसरे का राष्ट्र के प्रति सम्मान भी कराएंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा उद्देश्य जो है वो हमारा जाता है विभिन्न अलग अलग टाइप्स के जो लोग होते हैं उनसे हम संपर्क कर सके, मतलब उनसे अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन डेवलप हो सके उनके बीच में हमारा, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्या कहता है, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? नाटक से क्या लाभ हो रहा है? उच्चारण शुद्ध होना, भाषा ज्ञान बढ़ता है, या फिर सी पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, या फिर डी समयानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो क्या होती है नाटक से? समयानुकूल बोलने की कला हमारी विकसित होती है। किस समय पर क्या बोलना है, हमारे अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है। उच्चारण शुद्ध होता है, वो तो हम बुक्स पढ़ के भी कर लेते हैं, भाषा का ज्ञान भी हम कर सकते हैं एक दूसरे, लेकिन किस समय पर क्या बोलना है, वो नाटक अभिनय रोल प्ले से हमें इस चीज का लाभ होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 58। व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग्य प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। बी, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है। सी, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता, या फिर डी, छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। तो ये है हमारा, देखिएगा, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता, ठीक है। हम जाएंगे सी की ओर। अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है, या फिर बी, मातृभाषा सीखने का सर्वाधिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है, या फिर डी, शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता। तो देखिएगा, भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है, असत्य ढूंढना है हमें, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, हमें क्या चीज गलत कही है, ठीक है, फॉल्स चीज को हमें छांटना है। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन की ओर, शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्र में कोई अंतर नहीं होता, ये बात गलत होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे 60 क्वेश्चन की ओर। कहानी का प्राण तत्व क्या है? तो कहानी का प्राण तत्व क्या है? कथा वस्तु, या फिर पात्र, या फिर कथोपकथन, या फिर संवेदनशीलता। तो प्राण तत्व जो है, क्या हम लिख रहे हैं, वो है फर्स्ट ए पे जाता है, 60 के ए पे जाता है कथा वस्तु, ठीक है।
लेकिन इसमें हमारे यूटेट के आंसर की से भी मैंने मैच किया है, उसमें संवेदनशीलता और कथा वस्तु दोनों पर ही जिन बच्चों ने संवेदनशीलता लगाया हुआ था उनको भी राइट किया है, लेकिन जो हमारा बेस्ट आंसर हो जाता है वैसे तो कथा वस्तु है, लेकिन संवेदनशीलता को भी उन्होंने प्राइमरी बताया है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाते हैं, डी आंसर भी राइट हो जाता है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये मैंने यूटेट की मैच की थी, तब मैंने ये ध्यान से देखा कि ये कथा वस्तु और संवेदनशीलता ये दोनों ही ऑप्शन को राइट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।